नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी करेंगे शुभारंभ। मुंबई में हिंद महासागर टूना आयोग के डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वें कार्यदल की बैठक का आयोजन। विश्व भर के टूना मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विशेषज्ञ की शिरकत। टूना की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय दायरे में बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर जोर। अरुणाचल प्रदेश ने 13 परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और के सिंह ने कहा, इनसे राज्य में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। जम्मू कश्मीर का गुरेज क्षेत्र भारत की आजादी के बाद पहली बार बिजली से हुआ रोशन। और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का दुबई में वार्षिक जलवायु सम्मेलन 12 दिसंबर तक जारी रहेगा सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बृहस्पतिवार को संवाद करेंगे। पीएम मोदी इन लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में ये यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने पर हमेशा ही बल दिया है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। ये पहल महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी पीएम मोदी का विशेष ध्यान रहा है। इसी दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल जन औषधि केंद्रों की स्थापना कर रही है, जहां कम दामों पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीएम मोदी एम्स देवघर में 10,000 जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे। और हापुड़ जनपद के संभावली ब्लॉक क्षेत्र के गांव भगवानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए हुए बदलाव से अवगत कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण काफी खुश दिखाई दिए। विभिन्न योजना के लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र भी दिए गए। भारत संकल्प यात्रा की वैन गाड़ी द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रामीणों ने संदेश भी सुना। भारत के विकास और भारत को विकसित करने की दिशा में पूरा सहयोग देने का संकल्प भी लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है इसका, और इस यात्रा के माध्यम से शासन द्वारा जितनी भी योजनाएं ग्राम पंचायतों को दी जा रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का, पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की इस यात्रा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इसमें हर विभाग का एक स्टॉल लगाया जा रहा है, जिसमें वो लोग अपनी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं इस माध्यम से। और इसमें सारी योजनाओं के बारे में ब्रीफ करके बताया जा रहा है। और एक यहाँ पे इसके साथ एक वैन चल रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश भेजा है, उसको सुनवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना से हमें जो 2,000 रुपये मिलते हैं किस्तों में, उसे हम अपनी खेती में यानी कि बीज में काम करते हैं। और जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ पर आते सब किसानों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी का हम पर पूरा आभारी हैं, उनका धन्यवाद। प्रधानमंत्री योजना की किस्त मिल रही है हमें, और उसका यूज हम बीज खाद में यूज कर रहे हैं। हमें बहुत दिक्कत थी। हमें सिलेंडर मिला मोदी की ओर से। हमें बहुत, जब हम लकड़ी चुप के लावे है, उपले ले रहे, जब हमें सिलेंडर मिला था
अब हम बहुत हुआ साथ दुखी हैं, अब बहुत सुखी हैं हम। मोदी की ओर से सिलेंडर मिला है हमें। मुझे ये इंडियन गैस प्रधानमंत्री की ओर से देवी कनेक्शन से हुआ है, फिर और फ्री मिला है मुझे। पहले क्या होता था कि हम चूल्हे लकड़ी जंगल से लाया करते थे और आगे धुएं में हो जाती थी, इसलिए हमें परेशानी होती थी। और अब हम गैस पे रोटियां बनाते तो हमें अच्छा लगता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा का मकसद देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बरेली पहुंची, जहां के लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा बरेली में फरीदपुर तहसील के ग्राम गौसगंज पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जानकारी एकत्र करने के लिए जुट रहे हैं। इस यात्रा में सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ पाने वाले लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी कहानियों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिला तो किसी की आजीविका मिशन से जिंदगी बदल गई। पहले मेरा मकान कच्चा था, बारिश होती थी, बहुत टपकता था, बच्चे परेशान रहते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे। मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया प्रधानमंत्री योजना में, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे। फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हमें लोन मिलता है, जिससे हम सारे मतलब क्या कहते हैं अपना काम अच्छे से कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे खर्चे को पूरा करते हैं। इससे बहुत लाभ होता है हमारी जो समूह में महिलाएं हैं सबको, और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं इससे हमारे। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ पाने वाले लोग भी बेहद खुश हैं। मुझे 15 किस्तें पूरी मिल गई सम्मान निधि की। उनसे अपने खाद बीज भी लेते हैं और बच्चों की सहायता भी करते हैं, और कृषि विभाग से खाद बीज भी मिलता है छूट से, और ये जो योजना चल रही है इससे सब जानकारी मिलती है। इस यात्रा के तहत स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें मकान मिला है, और उसके बाद हमें एक सिलेंडर भी मिला है, शौचालय भी मिला है, हमें सारी चीजें मिल गई और हमें बहुत सुकून है। पहले बहुत परेशानी थी। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार का ये राष्ट्रव्यापी अभियान खासकर दूर दराज के इलाकों में निवास करने वाले कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। झारखंड के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए जहां एक ओर केंद्र सरकार की योजनाएं सुदूर इलाके तक पहुंचाई जा रही है, तो वहीं विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी का प्लॉट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड मुख्यालय और गठियाजोर पंचायत पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने इस दौरान योजनाओं की बारीकियों और उनके फायदे को जाना एवं समझा। यहाँ स्थानीय लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक सशक्तिकरण की नई परिभाषा गढ़ते नजर आए। और अपना आरओ वाटर प्लांट खोली हूँ और मेरा आजीविका बढ़िया से चल रहा है। मैं अनिरुद्ध बड़ाई खिंडा भंडारी का रहने वाला हूँ। मैं केसीसी लोन लिया था, उसमें बहुत कम ब्याज लगता है, साल भर में बटाने से बहुत कम ब्याज लगता है और बहुत सारा लाभ मिलता है और सबको लेना चाहिए। इस यात्रा को लेकर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उज्ज्वला योजना से लेकर सखी मंडल की लाभार्थी भी मानती है कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है और वो आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। मैं समूह में जुड़ी तो धीरे धीरे करके मैं अपना जो जीने की
असुविधा थी उसको मैं सुलझ पाई और उसी से बढ़ते बढ़ते आज मैं अपना जीवन को सही तरह से सजा संवार सकी हूँ। 2 एकड़ जमीन में मैं साग सब्जी की खेती करती हूँ और हर सप्ताह कम से कम 8 से 10 हजार कमाई होता है। कमाई से मेरा परिवार अच्छा से चल रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार खुद योजनाएं लेकर ग्रामीणों की दहलीज तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, वैन के जरिए लोगों को योजनाओं के प्रति लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। सिमडेगा से मनोज के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक हिंद महासागर टूना आयोग IOTC के डेटा संग्रह और सांख्यिकी WPDCS 19 पर 19वें कार्यदल की बैठक का आयोजन कर रहा है। इस बैठक का उद्घाटन मुंबई के सैंड रेगिस होटल में किया गया। इस बैठक का आयोजन हिंद महासागर टूना आयोग और सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने संयुक्त रूप से किया है। बैठक में विश्व भर के टूना मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। टूना मछली और अन्य बड़ी पेलेजिक प्रजातियों जैसे बिलफिश, शार्क और शंकुश आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ टूना मछली के निर्यात से ही वर्ष 2018 में $41 बिलियन का वार्षिक व्यापार हुआ। इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय दायरे में बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता है। रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश ने 13 परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि 13,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 13 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रति व्यक्ति आय चौगुनी हो जाएगी और देश को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज हमारी जल विद्युत क्षमता 47,000 मेगावाट है, जो हमारी उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का 35% है। सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2023 में हमारी बिजली की मांग 20% बढ़ी। हमारी मांग इसी दर से बढ़ती रहेगी क्योंकि नीति आयोग के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था अगले 2 दशकों तक 7.5% की दर से बढ़ती रहेगी। 2013 में अधिकतम मांग करीब 1.35 लाख मेगावाट थी, जबकि आज ये करीब 2.31 लाख मेगावाट है। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का गुरेज क्षेत्र भारत की आज़ादी के बाद पहली बार बिजली से रोशन हुआ है। क्षेत्र में अब 24 घंटे बिजली की बहाली को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, LG मनोज सिन्हा और बिजली विभाग को धन्यवाद दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए लिखा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार ग्रिड कनेक्टिविटी प्राचीन घाटी तक पहुंची। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि बिजली आने से बांदीपुरा के गुरेज के अलावा अन्य सीमावर्ती क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे। गुरेज के लोगों में बिजली आने से खुशी का माहौल है। 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर LG मनोज सिन्हा और PDD डिपार्टमेंट और DC बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने कल यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई थी वो रिस्टोर किया कल से, जिसके लिए हम तहे दिल से हुकूमत वक्त और जो ऑफिसर हैं उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें जो दरीला मांग थी वो हमारी मांग पूरी की, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को इन योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की खरीदारी पर भारी सब्सिडी दी जाती है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में खेती किसानी के कामों में उपयोग आने वाले छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 10,000 रुपये तक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्रों एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा खेती किसानी के काम आने वाले छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें 10,000 रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन बृहस्पतिवार से दुबई में शुरू हो रहा है। सम्मेलन 12 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता शिशिर शेलार ने UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर से बातचीत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई आने वाले हैं, खासतौर पर COP28 सम्मेलन जो है उसमें शिरकत करेंगे। किस प्रकार से ये सम्मेलन का आयोजन होगा, खास तौर पर किस प्रकार से भारत और यूएई के संबंध हैं, इस पर हम थोड़ी जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारत के राजदूत यूएई में हैं, संजय सुधीर जी वो है। सर, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री यूएई आ रहे हैं, एक अच्छे संबंध रहे यूएई के साथ भारत के, इस बार आप किस प्रकार से देख चुके COP28 भी यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है? 28वां COP यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और प्रधानमंत्री जी के यहाँ शामिल होने की बहुत प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का विषय है, इंडिया ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया है। जहाँ तक बात करें इंडिया यूएई के संबंधों के पिछले दिनों में अगर देखा जाए, फिर वो हम बात करें बायलैटरल या फिर इकोनॉमिक ट्रेड की, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार से इन संबंधों को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है काउंटर पार्ट्स है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ आगे बढ़ने के लिए। इंडिया यूएई की जो रिलेशनशिप है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, बट इस रिलेशनशिप में जो ऊर्जा आई है पिछले 10 वर्षों में, वो अपने आप में एक नई चीज़ है। तो पिछले साल हमने सीपा साइन किया और उस सीपा के चलते करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है हमारे आपसी ट्रेड में। मल्टीलैटरल फोरम्स की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जब किसी मल्टीलैटरल फोरम पर जाते हैं तो भारत की आवाज़ जो है बुलंद होती है और उसको ध्यान में रखा जाता है जितने भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं। चूँकि ये भी एक मल्टीलैटरल फोरम होगा COP28, यहाँ पर किस प्रकार से हमने तैयारी की है अपनी बात रखने के लिए? यहाँ पे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री जी आए और अपना क्या मैसेज शेयर करेंगे लोगों के साथ, बिकॉज प्रधानमंत्री जी जो मैसेज शेयर करते हैं उसको लोग सीरियसली सुनते हैं और सीरियसली लेते हैं। हमारा जो इंडिया पेविलियन सेटअप हुआ है यहाँ पे ब्लू जोन में, उसमें एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाएगा जिसमें हमारे विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न स्टेट्स को मौका मिलेगा यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने का, अपनी बात आगे रखने का और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की किस तरह हम लोग क्लाइमेट चेंज जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। तो भारत के राजदूत जो कि संयुक्त अरब अमीरात में, उन्होंने कहा किस प्रकार से भारत तैयार है इस COP28 को लेकर और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा किस प्रकार से भारत और यूएई के संबंध पिछले कई सालों से जो है और पुख्ता बनते जा रहे हैं। कैमरा राजेश के साथ शीर्षिलार, DD न्यूज़, दुबई। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव रहा 2203 रुपए। 28 नवंबर को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2203 रुपए पर ही बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 27 और 28 नवंबर को धान का भाव 2183 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव था 2183 रुपए। 28 नवंबर को इसमें कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2183 रुपए क्विंटल पर बना रहा। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 27 नवंबर को धान का भाव रहा 2210 रुपए। 28 नवंबर को इसमें 92 रुपए की बढ़त आई और भाव 2302 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। मंगलवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की राजकोट मंडी में रही। एग मार्केट के अनुसार 27 नवंबर को यहां अरहर का भाव था 10,500 रुपए। 28 नवंबर को ये 695 रुपए गिरकर 9,805 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 27 नवंबर को अरहर का भाव 9,500 रुपए था।
28 नवंबर को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 9,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 नवंबर को अरहर का भाव 9,570 रुपए क्विंटल था, जो 28 नवंबर को 20 रुपए लुढ़क कर 9,550 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 27 और 28 नवंबर को अरहर का भाव 9,525 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। ओडिशा में मूंगफली की बुआई कर लें, साथ ही सरसों की बुआई करें। यहीं धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान की कटाई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही उड़द के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। इस समय टमाटर की रोपाई करते रहें, वहीं बैंगन की रोपाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर लें। फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ओडिशा में प्याज की बुआई करें। इसके अलावा मक्के की कटाई करें। किसान लाल मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक डालते रहें। ओडिशा के किसान बीन की बुआई कर लें। पश्चिम बंगाल में मूंग और उड़द के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ सोयाबीन की कटाई करें। इस समय धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान इलायची की तुड़ाई कर सकते हैं, वहीं आलू की बुआई करते रहें। इसके साथ ही गेहूं की खेती के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई कर लें। वहां फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से घास फूस निकालें। यहीं के किसान तिल की बुआई करते रहें। इसके अलावा मटर की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में मूंग भी बोएं। अभी टमाटर के खेत से घास फूस निकालें। किसान लाल मिर्च और बैंगन के खेत से खरपतवार निकाल ले। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थाइमेथक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में पूरी मदद की और प्रधानमंत्री ने समूचे अभियान पर निगरानी रखी। राष्ट्रपति ने कहा कि बचाव प्रयासों को बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 17 दिन से अधिक तक मजदूरों को पीड़ा सहनी पड़ी। ये मानव सहनशक्ति का एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे हमारे सभी 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित और स्वस्थ बचा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्री कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को उनका नया मतदाता पहचान पत्र सौंपा। सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप चरण 3 के प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये फैसला समूचे एनसीआर क्षेत्र में हल्की वर्षा के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक को अपनी अनुषंगी कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उत्सव में शुमार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का समापन हो गया है। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इफी 2023 के 54वें सत्र का समापन यादगार रहा। एस्टर डीएम हेल्थकेयर कंपनी ने ये जानकारी दी है कि भारत खाड़ी देशों में अपने कारोबार को अलग करेगी। ड्रोन विनिर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए से मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए सेकंड टाइप प्रमाण पत्र हासिल किया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। चाय की